हे गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे ऑन इंडिया नेट जीरो एमिशन बाय 2070, यानी कि जो हमारा भारत है उसका ये लक्ष्य है कि हम 2070 तक क्या करेंगे, भारत के अंदर कार्बन का जो एमिशन है उसे जीरो कर देंगे। तो इसके ऊपर हम क्या है बेसिकली ऐसे देखने वाले हैं, और ये जो ऐसे है वो क्या है कि यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2023 के एग्जाम को ध्यान में रख करके प्रिपेयर किया गया है। तो प्लीज इस वीडियो को आप जरूर ध्यान से देखिएगा। कोई भी डाउट होता है नीचे कमेंट करके आप जरूर पूछ सकते हैं। अगर मैं बात करूं इंट्रोडक्शन की, तो हमारा इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है। इन द रिसेंट ग्लासगो क्लाइमेट समिट कोप 26 इंडिया अनाउंस न्यू क्लाइमेट टारगेट्स। कहने का मतलब क्या है कि अभी जो हमारा कोप 26 की जो मीटिंग हुई थी, कहां पर हुई थी, ग्लासगो के अंदर हुई थी। उसके अंदर भारत ने क्या किया, बेसिकली अपना जो क्लाइमेट टारगेट है उसको अनाउंस किया। ये जो कोप 26 है इसका मतलब क्या होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, और ये बेसिकली क्लाइमेट चेंज को लेकर के एक मीटिंग रखी जाती है। वन सच एम्बिटियस टारगेट इज अचीविंग नेट जीरो बाय 2070। और इस टारगेट के अंदर जो हमारा इंडिया है उसने ये कहा कि उसका जो एक एम्बिटियस टारगेट है वो ये है कि हम आने वाले जो हमारे ईयर है और उस ईयर का पर्टिकुलर नाम बताया गया और कहा गया कि आने वाले 2070 तक हम ये चाह रहे हैं कि जो भारत है वो कार्बन एमिशन कितना हो जाए, भारत के अंदर जो कार्बन एमिशन है वो नेट जीरो हो जाए, यानी कि हम कार्बन को एमिशन ना करें। अचीविंग नेट जीरो बाय 2070 रिक्वायर इंडिया टू फंडामेंटली अल्टर इट्स डेवलपमेंट मॉडल ड्यूरिंग दिस डिकेड। कहने का मतलब ये है कि जैसे भारत के लिए हम बात कर रहे हैं, तो भारत के लिए जब हम नेट जीरो एमिशन की बात करते हैं जो 2070 में हम चाह रहे हैं कि वो कर ले, तो इसके लिए क्या होगा, भारत के अंदर ये रिक्वायर हो जाता है, ये जरूरी हो जाता है कि जितने भी हमारे फंडामेंटल डेवलपमेंट मॉडल हैं उनको हम क्या करें, कहीं ना कहीं परिवर्तन करने की हमें आवश्यकता हो जाती है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अभी तक आप देखोगे ना तो हमारे जितने भी मशीनरीज हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं, अधिकतर से क्या होता है कि हमारे जो कार्बन एमिशन है वो होती है। तो कहीं ना कहीं अगर हमें कार्बन एमिशन जीरो करना है तो हमें क्या करना होगा कि उन मशीनों के अलावा दूसरी मशीनों का इस्तेमाल करना होगा। तो कहीं ना कहीं जो हमारा डेवलपमेंट मॉडल है उसको हमें कहीं ना कहीं बदलने की जरूरत है, जब हम बात करते हैं कि 2070 के अंदर हम नेट जीरो एमिशन को पूरा कर लेंगे या फिर जो हमारा गोल है उसे हम अचीव कर लेंगे। दिस इज बिकॉज ऑफ वेरियस चैलेंजेस। ये जो हम बात कर रहे हैं ना कि हमें अपने मॉडल को जो है वो अल्टर करना है, परिवर्तन करना है, इसके कई सारे चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस इसलिए हैं क्योंकि हमें क्या करनी है, नेट जीरो एमिशन का जो टारगेट है वो पूरा करना है। तो ये हमारे पास एक चैलेंज होता है कि इतनी सारी चीजों को हम किस तरीके से अल्टर करें, इनको परिवर्तन करके इस चीजों को हम फुलफिल करें। अब हम बात करेंगे कि भारत जो है वो चाह रहा है कि नेट जीरो जो है एमिशन हम 2070 तक कर ले, तो इसको भारत को क्या फायदा होने वाला है, यानी कि हाउ विल इट बेनिफिट इंडिया, ये भारत को किस तरीके से फायदेमंद हो सकता है। तो इसकी मैं बात करूं तो इंडिया स्टैंड टू बेनिफिट इन अ सेवरल वेज, यानी कि जो भारत है वो इसको कई तरीके से फायदे जो है वो मिल सकता है। फ्रॉम ट्रांजिशनिंग टुवर्ड अ नेट जीरो इकोनॉमी, यानी कि जब हमारी इकोनॉमी क्या होगी, नेट जीरो की तरफ जाएगी, मूव करेगी, हम अपने आप को परिवर्तन करेंगे और नेट जीरो की तरफ जब बढ़ेंगे तो ये जो चीजें हैं वो भारत के लिए बहुत बड़ी फायदेमंद हो सकती है। इसके कई सारे फायदे हैं, लेकिन सबसे जो पहला फायदा है उसकी मैं बात करूं तो फर्स्टली सबसे पहले हम क्या कह सकते हैं कि इट विल इंप्रूव द कंट्रीज ट्रेड बैलेंस बाय रिड्यूसिंग द डिमांड ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। कहने का मतलब ये है कि अगर हम जो नेट जीरो एमिशन की तरफ बढ़ते हैं, ट्रांजिशन फेज में जाते हैं, तो सबसे पहला फायदा हमें ये मिलता है कि जो हमारे कंट्री की इकोनॉमी है, जो हमारे कंट्री का जो ट्रेड बैलेंस है, जो हमें व्यापार करने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं जो हमारी डिमांड है फॉसिल फ्यूल की वो कम होगी। और फॉसिल फ्यूल का जब डिमांड कम होगा तो कहीं ना कहीं हमारा जो बजट होगा, जो बैलेंस होगा, वो भी कहीं ना कहीं कम हो जाएगा और हम पैसे बचा पाएंगे, विच कुड रिजल्ट इन अ पॉजिटिव इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ डॉलर 236 बिलियन। कहने का मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि इसका रिजल्ट हमें ये दिखाई पड़ता है कि हमारी जो इकोनॉमी है उस पे इसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है, पॉजिटिव जो है वो असर पड़ता है। और एक एस्टिमेट में ये बताएगा कि लगभग हम 236 यूएस बिलियन डॉलर जो है उसे क्या कर लेंगे, बचा लेंगे, जब हम क्या नहीं करेंगे, फॉसिल फ्यूल ज्यादा नहीं यूज करेंगे, ज्यादा नहीं खरीदेंगे। तो एडिशनली इसके अलावा, यानी कि ये तो हमारा फर्स्टली था, लेकिन इसके अलावा हम बात करते हैं एडिशनली और भी कौन से हमारे बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो एडिशनली दिस शिफ्ट इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट अराउंड 20 मिलियन एम्प्लॉयमेंट
अपॉर्चुनिटीज। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे ये नेट जीरो एमिशन है, जब हम इसके तरफ बढ़ते हैं तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि कम से कम हमारे जो 20 मिलियन रोजगार की समस्या है वो दूर होगी। 20 मिलियन जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं रोजगार मिल जाएगी बाय 2032 कंपेयर टू करंट प्रैक्टिसेस। यानी कि अभी जो प्रैक्टिसेस यूज करी जाती हैं, अभी जो मेथड यूज किया जाता है, उस मेथड के अलावा अगर हम क्या करते हैं, नेट जीरो इकोनॉमी की तरफ बढ़ते हैं तो 2032 तक हम क्या कर पाएंगे, 20 मिलियन जो हमारे लोग अनएम्प्लॉयमेंट हैं उनको कहीं ना कहीं रोजगार भी मिल जाएगा। तो ये हमारे इंडिया के लिए बेनिफिट हो सकता है। अनदर क्रूशियल एडवांटेजेस इज अ प्रिवेंशन ऑफ द डेथ रिलेटेड टू एयर पोल्यूशन। और इसके अलावा भी हमारे और सारे बेनिफिट्स हैं, जिसमें कि हम देख सकते हैं कि जो एयर पोल्यूशन की वजह से लोगों की जो है वो मृत्यु हो जाती है, उस मृत्यु को कहीं ना कहीं हम कम कर सकते हैं अगर क्या करते हैं, इस नेट जीरो इमिशन को जो है वो जल्दी से जल्दी पूरा कर लेते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स हमें इंडिया के अंदर देखने को मिल जाती हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो इंडिया हैज बीन सीवियरली इफेक्टेड बाय एयर पोल्यूशन। यानी कि जो हमारा इंडिया है वो काफी ज्यादा जो है वो बोल सकते हैं कि एयर पोल्यूशन की वजह से अफेक्टेड है, प्रभावित है, विद अप्रोक्सीमेट 1.6 मिलियन फैटिलिटीज एट्रीब्यूटेड टू इट इन 2019। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा देश है वहां पर ऐसा अनुमान लगाया गया, ऐसा बताया जाता है कि 2019 के अंदर हमारे देश में जो लगभग 1.6 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई थी वो एयर पोल्यूशन की वजह से हुई थी। और अगर हम एयर पोल्यूशन को कहीं ना कहीं ठीक कर लेते हैं तो ये सारे मृत्यु जो है वो नहीं होंगे। द हाईएस्ट नंबर ग्लोबली, यानी कि जो ये 1.6 मिलियन फैटेलिटीज हुई थी, जो मृत्यु हुई थी लोगों की ना, ये पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जो डाटा है वो हमारे इंडिया का ही निकल करके आता है यहाँ पर। बाय एडॉप्टिंग नेट जीरो स्ट्रेटजीज, यानी कि जो अगर मैं बात करूं, अगर हम क्या करते हैं नेट जीरो स्ट्रेटजीज को जो है वो अडेप्ट करते हैं तो इंडिया कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द पोल्यूशन लेवल। यानी कि जो हमारा इंडिया है वो क्या कर पाएगा, सिग्निफिकेंटली यानी कि महत्वपूर्ण तरीके से जो एयर का पोल्यूशन है उसका जो लेवल है वो कहीं ना कहीं कम कर पाएगा, एंड मिटिगेट द हेल्थ रिस्क एसोसिएटेड विद द एयर पोल्यूशन। और जो भी एयर पोल्यूशन से संबंधित हमारे जो बीमारी हैं, जो उनके हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हैं, उनको कहीं ना कहीं हम मिटिगेट कर पाएंगे जो एयर पोल्यूशन की वजह से होते हैं। इंक्लूडिंग जैसे कि कुछ हमारे बीमारियां होती हैं जैसे कि एयर पोल्यूशन की वजह से होती हैं, जिसमें कि हमारे रेस्पिरेटरी इलनेस यानी कि जो सांस लेने में दिक्कत होती है, एंड पर प्री मेच्योर डेथ, और जो हमारी उम्र यानी कि जो एज होने से पहले ही जो मृत्यु हो जाती है, ऐसे जो हमारे हेल्थ रिलेटेड जो रिस्क हैं उनको कहीं ना कहीं हम क्या कर सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। फर्दर मोर अगर इसके अलावा भी बात करी जाए तो एम्बैरेसिंग और नेट जीरो इकोनॉमी कैन पोजीशन इंडिया एज अ ग्लोबल लीडर। यानी कि इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो अगर है, अगर हम नेट जीरो एमिशन को जो है वो एम्बैरस कर लेते हैं, इसको अपना लेते हैं, तो हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो क्या हो सकती है, एक ग्लोबल लीडर की तरह आ सकती है। और इंडिया जो है वो उसका पोजीशन एक बोल सकते हो कि ग्लोबल लीडर की तरह देखा जा रहा है। द कंट्री हैज द पोटेंशियल टू बिकम अ मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर द सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी। यानी कि जो हमारी कंट्री है जो अभी सर्विस सेक्टर में बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन अगर हम क्या करते हैं इस नेट जीरो एमिशन को जो है वो इंप्लीमेंट करते हैं सही तरीके से, तो हमारी जो कंट्री है वो मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकती है जो कि सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगी, अट्रैक्ट करेगी इन्वेस्टर को जो कि हमारे देश के अंदर आकर के इन्वेस्ट करेंगे, और क्रिएट कर सकती है ऐसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो कि हमारे लिए रोबुस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए फायदेमंद होगी। यानी कि जो हमारे कंट्री का रोबुस्ट का मतलब होता है हेल्दी, यानी कि बेसिकली हमारा जो कंट्री है ना उसके अंदर जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो काफी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि हम कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ मूव कर सकते हैं जहां पर हमारे जो इन्वेस्टर हैं वो अट्रैक्ट होंगे और हमारे देश के अंदर बोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट करेंगे, और इससे हमारी अपॉर्चुनिटी आएगी कि हम अपने 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 क्या कर सकते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ को और अच्छा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो बाय सेटिंग एन एग्जांपल ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजिशन टू अ लो कार्बन इकोनॉमी, इंडिया कैन इंस्पायर द इन्फ्लुएंस अदर नेशन टू फॉलो सूट। कहने का मतलब क्या है कि जो भारत है अगर वो क्या करता है कि लो कार्बन इमिशन कंट्री बन जाता है, उसकी जो इकोनॉमी होती है वो ट्रांजिशन फेज को पार कर जाती है और लो कार्बन इकोनॉमी बन जाती है, तो इंडिया कहीं ना कहीं दूसरे देशों को इंस्पायर करेगा और वो दूसरे देशों को इन्फ्लुएंस करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि इंडिया ने जिस सूट को यानी कि जिस रूल को फॉलो किया, जिस रूल का इंडिया ने इस्तेमाल किया, वो रूल जो है वो एग्जाम्पल के तौर
पर दूसरे भी जो देश हैं वो यूज करेंगे ताकि इंडिया जो है वो सक्सेसफुल रहा और दूसरे देश भी जो है वो सक्सेसफुल हो जाए। इन समरी इसके अलावा अगर मैं नटसेल की बात करूं तो हम क्या कह सकते हैं कि ट्रांजिशनिंग टू अ नेट जीरो इकोनॉमी इन इंडिया ऑफर्स अ बेनिफिट सच एज इंप्रूव ट्रेड बैलेंस। यानी कि अगर मैं बात करूं तो हमारा जो ट्रांजिशनिंग हो रहा है, जो हम नेट जीरो इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं, ये बेसिकली इंडिया को बहुत सारी चीजों के लिए ऑफर कर रहा है। इसके कई सारे फायदे हो सकते हैं, जैसे कि हमारा जो ट्रेड बैलेंस है वो कहीं ना कहीं इंप्रूव हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगी हमारे देश की एम्प्लॉयमेंट, यानी कि हमारे देश के अंदर लोगों को जो है वो अच्छे अच्छे नौकरी करने के अपॉर्चुनिटीज जो है वो मिल जाएंगी। रिडक्शन इन एयर पोल्यूशन, यानी कि जो हमारे एयर पोल्यूशन है उसका कहीं ना कहीं रिडक्शन होगा और उनसे रिलेटेड जो डेथ होती है, लोगों की मृत्यु हो जाती है, उनमें कहीं ना कहीं हमें सुधार देखने को मिलेगा। एंड द पोटेंशियल फॉर द ग्लोबल लीडरशिप, और कहीं ना कहीं हमें एक मौका मिल रहा है कि हम अपने आप को जो है वो ग्लोबल लीडरशिप की तरफ बढ़ा सकते हैं, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे अपने देश के ग्रोथ को, देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को भी जो है वो कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें नेट जीरो एमिशन से भारत को फायदा होने वाली है। अब हम बात करते हैं कि इसके चैलेंजेस कौन कौन से हैं, क्या इसको लागू करने के लिए भारत के सरकार के पास कौन कौन से चैलेंजेस होती हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एक्सपेडाइट इंडियाज जर्नी टू नेट जीरो एमिशन, इट इज अ क्रूशियल to halt the construction of new coal power plant by 2030 and transition away from unabated coal power बाय 2040। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि ये भारत के लिए बड़ा ही मुश्किल रास्ता हो जाएगा कि भारत जो है वो नेट जीरो एमिशन को किस तरीके से बंद करे, क्योंकि जो अगर मैं बात करूं तो 2023 के अंदर अभी जो हमारी बोल सकते हो कि जो कोयले से चलने वाली पावर प्लांट है उनको अगर मैं रोक दूं या फिर उनको हाल्ट कर दिया जाए, उनको रोक दिया जाए, और हम कह रहे हैं कि 2040 तक हम क्या करेंगे, ऐसे पावर प्लांट बनाएंगे जो कि कोयले के ऊपर बेस्ड नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हमें एक चैलेंजेस की तरह दिखाई पड़ती हैं। क्यों दिखाई पड़ती हैं? तो हाउ एवर दिस ट्रांजिशन इज चैलेंजेस बिकॉज कोल फायर्ड थर्मल पावर प्लांट करेंटली अकाउंट फॉर अप्रोक्सीमेटली 75% ऑफ इंडियाज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। कहने का मतलब क्या है कि हम कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं कि 2023 के अंदर हम क्या करेंगे कि जो हमारा पावर प्लांट है जो कोयले से चलते हैं उनके अंदर हम कटौती करेंगे, उनके अंदर मैं हाल्ट करूंगा और हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। बेसिकली हाल्ट का मतलब होता है रोकना, यानी कि 2023 से हम क्या कर रहे हैं कि जो भी हमारे पावर प्लांट है जो कि कोयले से चलते हैं उनको अब हम नहीं बनाएंगे, उनको हम बनाना रोक देंगे, उनका कंस्ट्रक्शन रोका जा रहा है। और हम ये चाह रहे हैं कि जो हमारा 2040 ईयर है, यानी कि 2040 के अंदर हम कहीं ना कहीं कोल से चलने वाले जितने भी पावर प्लांट है ना उनको हम बंद कर देंगे। लेकिन ये बेसिकली हमारे लिए एक चैलेंज हो जाता है, क्योंकि हमारे देश का जो पावर सेक्टर है, जिनके जो पावर प्लांट है, अगर मैं बात करूं तो जितने भी हमारे पावर प्लांट है और उनसे जितनी भी बेसिकली हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उनका 75% यानी कि अप्रोक्सीमेट 75% इलेक्ट्रिस इंडियाज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन उन्हीं के द्वारा किया जाता है, जो हमारे प्लांट किसके वजह से चलते हैं, कोयले की पावर से चलते हैं। Another significant obstacle in achieving the climate agreements target, यानी कि जो हमारा COP 26 की मीटिंग हुई थी उसमें जो भारत ने कहा कि ठीक है हम 2070 तक जो है वो क्या करेंगे, नेट जीरो एमिशन को प्राप्त कर लेंगे। उसके लिए हमारा एक दूसरा ऑब्स्टकल ये आता है, वो बेसिकली ऑब्स्टकल ये होता है कि लैक ऑफ कमिटमेंट फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज इन मीटिंग देयर क्लाइमेट फंडिंग ऑब्लिगेशन। यानी कि उस मीटिंग के अंदर भारत ने ये कहा था कि जैसे जो भी डेवलप्ड कंट्रीज है ना वो क्या करेंगे, डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प करेंगे। ऐसा वो भारत ने इसलिए कहा था क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्री हैं उन्होंने क्या किया हुआ है, कोयले का इस्तेमाल किया हुआ है या फिर कार्बन प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया हुआ है और उन्होंने अपने आप को डेवलप कर लिया है। लेकिन जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज हैं अब उनके ऊपर बैन लगाई जा रही है, चीजों को कहा जा रहा है कि आप मत करिए। तो हमारे भारत ने कहा कि ठीक है आप क्या करिए, हमें कुछ पैसे दीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, फिर हम धीरे धीरे उन सारी चीजों को बंद कर देंगे। लेकिन ये दूसरा ऑब्स्टकल सामने निकल के आता है कि जो भी हमारी डेवलप्ड कंट्री है वो बेसिकली इस चीज को फॉलो नहीं कर रही, वो हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको वो सहायता नहीं करना चाह रही। तो दिस नॉन चैलेंज एटीट्यूड हैम्पर इंडियाज एफर्ट टू इफेक्टिवली एड्रेस द क्लाइमेट चेंज एंड अचीव इट्स नेट जीरो गोल्स। कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारी नॉन चैलेंज एटीट्यूड्स है जो कि ऐसे कंट्रीज दिखा रहे हैं जो कि डेवलप्ड हैं, ये बेसिकली क्या हो सकता है कि जो इंडिया के एफर्ट हैं, जो इंडिया प्रयास कर रहा है कि उसके जो क्लाइमेट चेंज का गोल है उसे वो अचीव कर ले, कहीं ना कहीं इसमें देरी आ सकती है।
India has estimated that it would require over rupees 85 trillion by 2030 to fulfill this climate change adaptation needs। कहने का मतलब ये है कि इंडिया ने ऐसा एस्टिमेट लगाया है, इंडिया ने ये माना है कि कम से कम उसे 85 ट्रिलियन डॉलर रुपए की जो है वो जरूरत पड़ेगी 2030 तक। किस चीज के लिए? तो उसका जो क्लाइमेट चेंज एडेप्शन है उसकी आवश्यकता है, उसको जब हम इनहेंस करना चाहते हैं, उसको फिलफिल करना चाहते हैं, तो हमें नीड पड़ती है कितने रुपयों की? 85 ट्रिलियन डॉलर की। दिस सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट रिफ्लेक्ट द कंट्रीज कमिटमेंट टू एड्रेसिंग द चैलेंजिंग पोस्ट बाय द क्लाइमेट चेंज एंड इंप्लीमेंटिंग द मेजर्स टू अडेप्ट टू दिस इफेक्ट। और कहीं ना कहीं ये बेसिकली उन सभी देशों के लिए, एज अ इंडिया या फिर किसी दूसरे भी देश के लिए बात करी जाए तो ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है कि इतनी जो भारी भरकम रुपए की रकम है इसे कौन इन्वेस्ट करेगा, कौन कंट्री ऐसा है जो इसकी हेल्प करेगा। और कहीं ना कहीं जो कंट्रीज की कमिटमेंट है कि हम क्या करेंगे, जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको कहीं ना कहीं हम रोकने की कोशिश करेंगे, नेट जीरो इमिशन करने की कोशिश करेंगे, उनके लिए कहीं ना कहीं ये बड़ी ही चैलेंजेस सामने आ जाती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं टू अचीव अ नेट जीरो एमिशन बाय 2070, यानी कि हम बात कर रहे हैं कि 2070 तक हम क्या करेंगे कि जो हमारा नेट जीरो एमिशन है उसको अचीव कर लेंगे। अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ व्हीकल इन इंडिया, भारत ने बेसिकली जिस चीज की बात करी ना, उसने कहा कि ठीक है हम 2070 तक क्या करेंगे, नेट जीरो एमिशन को अचीव कर लेंगे। लेकिन हमें क्या है, हमारे लिए चैलेंजेस ये भी होता है कि अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ व्हीकल इन इंडिया, यानी कि भारत के अंदर एक बहुत बड़ी मात्रा में जो कारें हैं, कारें नहीं बेसिकली जो हमारे ट्रांसपोर्ट व्हीकल हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं, इंक्लूडिंग पैसेंजर व्हीकल, बसेस, टू व्हीलर एंड अदर थ्री व्हीलर्स। यानी कि हमारे देश के अंदर जो बहुत बड़े बोल सकते हो कि व्हीकल जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि पैसेंजर्स के लिए जो हमारे व्हीकल्स हो गए, बस हो गए, टू व्हीलर्स हो गए और थ्री व्हीलर्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो वी नीड टू बी रिप्लेस्ड विद द इलेक्ट्रिक व्हीकल, और हमें आवश्यकता होगी कि हम इन सभी व्हीकल को क्या करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल के रूप में बदल दें, इनको रिप्लेस कर दें। तो दिस ट्रांजिशन इज क्रूशियल टू रिड्यूस कार्बन एमिशन, और ये जो ट्रांजिशन होगा वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, जिससे कि हम अपने कार्बन एमिशन को रोक सकते हैं एंड कंट्रीब्यूट द मोर सस्टेनेबल फ्यूचर, और अपने फ्यूचर को हम और भी ज्यादा सस्टेनेबल बना सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारे क्या होते हैं, चैलेंजेस होते हैं इस नेट जीरो एमिशंस को लेकर के आने के लिए। अब बात करते हैं कि गवर्नमेंट ने कौन से स्टेप उठाए इसके तरफ। तो गवर्नमेंट के जो स्टेप है वो ये हैं कि इंडियाज लॉन्च द नेशनल हाइड्रोजन मिशन इन 2021 एमिंग टू बिकम अ ग्लोबल एक्सपोर्टर ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। कहने का मतलब ये है कि भारत ने 2021 के अंदर नेशनल हाइड्रोजन मिशन जो है उसको लॉन्च किया, और इसका एम ये था कि भारत जो है वो दुनिया भर के लोगों को क्या करेगा, जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसका एक्सपोर्ट करेगा। Additionally, India has set a target to achieve 20% ethanol blending with petroleum by 2025। यानी कि भारत ने क्या किया, भारत का बेसिकली प्लान ये है कि 2025 तक हम क्या करेंगे, पेट्रोल के अंदर जो एथेनॉल ब्लेंडिंग कर रहे हैं वो कितना हो जाए, हमारा 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग हो जाए पेट्रोलियम के साथ। और इसके अलावा जो हमारी सरकार है उसका बेसिकली प्लान ये भी है कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल को जो है वो प्रमोट करे, और इसके लिए जो हमारी भारत सरकार है उसने बेसिकली एक स्कीम लॉन्च करी है, और उस स्कीम का नाम क्या होता है, फेम इंडिया स्कीम। और ये स्कीम बेसिकली क्या कर रही है, हमारे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं उनको ये प्रमोट कर रही है। The government's vision document by नीति आयोग states that 30% of all vehicle on Indian's road by 2030 will be electric vehicle। यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारी सरकार है, उसका विजन है, उसका ये लक्ष्य है। ये नीति आयोग का जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें ये कहा गया है कि हम चाहते हैं कि हमारे जो इंडियन रोड पे, यानी कि जो इंडियन सड़कों के ऊपर जो व्हीकल चल रही हैं वो 2030 तक ऐसे व्हीकल उस पर चले कि कम से कम 30% हमारे व्हीकल कैसी हो, इलेक्ट्रिकल व्हीकल हो। यानी कि जो हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं उनको कहीं ना कहीं हम प्रमोट कर रहे हैं। द न्यू व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी, यानी कि जो हमारी सरकार है उसने बेसिकली एक व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी को भी लॉन्च किया है। इसके अंदर बेसिकली सरकार क्या कहती है, ये इनकरेज करती है कंज्यूमर्स को कि आप अपने पुराने गाड़ी को लेकर के आइए और रिप्लेस कर दिए, उन्हें बदल दीजिए। जो गाड़ी पल्यूट कर रही हैं, यानी कि जो आपको प्रदूषण फैला रही हैं, उन गाड़ियों को आप बदल दीजिए, और उनके जगह पर हम आपको इलेक्ट्रिक या फिर हाइब्रिड व्हीकल जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट की ये भी स्कीम है जो कि गवर्नमेंट ने नेट जीरो एमिशन की तरफ जो है अपना कदम बढ़ाया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं सजेशन की, तो हमारा सजेशन क्या हो सकता है इस टॉपिक के ऊपर, तो इंडिया नीड सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन अ ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बैटरी स्टोरेज टू ओवरहॉल इट्स पावर सेक्टर। यानी कि जो हमारा इंडिया है
उसके लिए ये मस्ट डू है कि भैया भारत के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, और साथ ही जो बैटरी भंडारण है, जो बैटरी स्टोरेज है, उसको पावर सेक्टर के अंदर आपको क्या करना होगा, काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना होगा। बाय 2050 यानी कि 2050 तक इंडियाज एम टू रिटायर कोल एंड थर्मल पावर, यानी कि भारत का जो लक्ष्य है, भारत का एम ये है कि उसने क्या करने हैं कि जो कोल है, जो कोयला है, या फिर जो थर्मल पावर से चलने वाले जितने भी हमारी चीजें हैं, उनको हम क्या करेंगे, रिटायर कर देंगे, लीडिंग टू सब्सटेंशियल चेंजेस इन करंट पॉलिसीज। और जो हमारी अभी बेसिकली क्या है, जो करंट पॉलिसीज हैं, उनके अंदर बेसिकली हमें महत्वपूर्ण चेंजेस जो हैं वो देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा भी हम कह सकते हैं कि की इंडस्ट्रीज लाइक सीमेंट, स्टील एंड केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर मस्ट एक्सपेडाइट देयर ट्रांजिशन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स टू इलेक्ट्रिसिटी एंड ग्रीन हाइड्रोजन। कहने का मतलब यह है कि 2050 तक भारत सरकार ने यह कहा है कि हमें कोयला और थर्मल पावर प्लांट जो है उनको रिटायर कर देना है, कब, 2050 तक। तो इसके लिए बेसिकली ये जरूरी हो जाता है, ये जरूरी हो जाता है कि जो हम करंट डे पॉलिसीज लेकर के चलते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं कुछ इंडस्ट्रीज जैसे कि सीमेंट हो गया, सीमेंट इंडस्ट्रीज हो गई, स्टील इंडस्ट्रीज हो गई, केमिकल और फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज हो गई, इनको जल्दी हो सके, जितना जल्दी से जल्दी हो सके अपने आप को ट्रांजिशन करना होगा, परिवर्तन लाना होगा। जो इनकी डिपेंडेंसी फॉसिल फ्यूल के ऊपर है, कहीं ना कहीं इनकी डिपेंडेंसी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर होनी चाहिए, या फिर जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसके ऊपर इनकी डिपेंडेंसी जो होनी चाहिए। इंप्लीमेंटिंग अ रोबुस्ट एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम, यानी कि भारत के अंदर जो है वो एक रोबुस्ट यानी कि हेल्दी एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम जो है वो होना चाहिए विद सब्सटेंशियल कार्बन टैक्सेस, जिसके अंदर हम बोल सकते हैं कि जो कार्बन टैक्स है वो काफी ज्यादा अच्छा लगाया जाए, यानी कि काफी बढ़िया से जो कार्बन टैक्सेस हैं उनको इंप्लीमेंट किया जाए। विल लाइकली बी नेसेसरी टू ड्राइव द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर। और ये भी जरूरी रखा जाए कि जिससे कि जैसे क्या होगा, जब हम कार्बन टैक्सेस वगैरह अच्छे लगाएंगे तो जो हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर होंगे वो कहीं ना कहीं टैक्सेस से डरेंगे, और डरने के कारण जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो जितना जल्दी संभव हो सकता है उतना जल्दी देखने को मिल जाएगा। तो ये बेसिकली हमारा सजेशन हो सकता है इस टॉपिक के ऊपर। अगर हम बात करें नेक्स्ट सजेशन की, तो हमारा नेक्स्ट सजेशन क्या होता है कि द गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग प्लानिंग एंड अर्गिंग ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज टू डेवलप देयर ओन प्लान्स। कहने का मतलब यह है कि गवर्नमेंट बेसिकली प्रमोट कर रही है कि कार्बन न्यूट्रल प्लानिंग करके आप कुछ ऐसे काम करिए, खुद स्टेट से भी ये चीजें बोली जा रही हैं, यूनियन टेरिटरी से भी ये चीजें बोली जा रही हैं कि आप खुद से भी कोई ऐसा प्लान बनाइए जिस प्लान के तहत आप अपने कार्बन एमिशन को कम कर सकते हैं। द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख एंड द स्टेट ऑफ सिक्किम हैव ऑलरेडी इनिशिएटेड एफर्ट टू क्रिएट देयर कार्बन न्यूट्रल प्लान्स। यानी कि जो हमारी यूनियन टेरिटरी जैसे कि लद्दाख हो गया और इसके अलावा जो हमारा सिक्किम स्टेट हो गया, इन्होंने ऑलरेडी मतलब पहले से ही इन्होंने एक एफर्ट को इनिशिएट भी किया है जिसमें कि ये क्या करेंगे, कार्बन न्यूट्रल प्लान्स को जो है वो बनाएंगे। तो ये बेसिकली हमारा सजेशन हो सकता है, सो गवर्नमेंट की तरफ से हम लिख सकते हैं। कंक्लूजन में क्या देख सकते हैं कि इन कंक्लूजन रीचिंग नेट जीरो विल रिक्वायर इमीडिएट एंड स्वीपिंग चेंजेस टू द ओवरऑल टैक्स स्ट्रक्चर as well as major changes to regulation and policies in many sectors। कहने का मतलब क्या है कि कंक्लूजन के अंदर हम कह सकते हैं कि रीचिंग नेट जीरो विल रिक्वायर, यानी कि जब हम नेट जीरो एमिशन की बात करते हैं तो हमें आवश्यक हो जाता है इमीडिएट एंड स्वीपिंग चेंजेस। यानी कि भारत के अंदर अगर हम नेट जीरो की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इमीडिएट और काफी तेजी के साथ हमें चेंजेस करने होंगे, और उसके साथ साथ ओवरऑल टैक्सेस स्ट्रक्चर, यानी कि बेसिकली हमारे जो टैक्स का स्ट्रक्चर होगा उसके अंदर भी हमें चेंज लाना होगा, as well as major changes to regulation and policies in a many sectors। यानी कि भारत के अंदर बहुत सारे जो सेक्टर होंगे कहीं ना कहीं उनके नीतियों के अंदर भी बदलाव लाने की जरूरत होगी ताकि हम जो नेट जीरो एमिशन है उसे कहीं ना कहीं प्राप्त कर सके। तो ईच ऑफ नेट जीरो 2070 पॉलिसी पैकेज रिक्वायर्स अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडियन इकोनॉमी। यानी कि अगर हम नेट जीरो की बात कर रहे हैं 2070 तक, तो कहीं ना कहीं हमें अपने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी के अंदर भी कहीं ना कहीं परिवर्तन करना पड़ेगा। यानी कि इंडियन इकोनॉमी जो है इसको भी कहीं ना कहीं परिवर्तन करने की जरूरत होगी, बट कंसीडरिंग द क्लाइमेट इमरजेंसी। लेकिन अगर हम बात करें तो जो क्लाइमेट की इमरजेंसी है उसको देखते हुए हम क्या कर सकते हैं कि इट इज मच नीडेड ट्रांसफॉर्मेशन। और इसलिए हम कह सकते हैं कि जो है क्लाइमेट चेंज को देखते हुए, क्लाइमेट इमरजेंसी को देखते हुए कि हमें ये सारे जो चेंजेस है ना उन्हें करने की आवश्यकता है, और हमें चाहिए कि इनका जो हम ट्रांजेक्शन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, वो कहीं ना कहीं कर पाए। तो ये बेसिकली हमारा कंक्लूजन होता है जो कि हम टॉपिक के ऊपर लिख सकते हैं।